हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ा था। आज हम पॉलीमराइजेशन ऑफ सम पॉलीमर पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स, है ना। पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज पॉलीमराइजेशन। हम कुछ पॉलीमर्स की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड मैं करूँगी इस लेक्चर के बाद, उसमें एक टेबल है बेटा, उसमें सारे मोनोमर्स यूनिट मैंने दिए हैं पॉलीमर के, वो आपको याद करने हैं। क्योंकि पेपर में एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पॉलीमर दे दिया जाएगा आपको और उसकी मोनोमर यूनिट पूछ ली जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपको मोनोमर यूनिट दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि ये कौन से पॉलीमर की मोनोमर यूनिट्स हैं। तो आपको वो टेबल लर्न करनी है बेटा। मैं कुछ के पॉलीमर्स फॉर्म करके आपको दिखा दे रही हूँ। ग्लिप्टल, ये किससे बनता है भाई? ये दो मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और ऑर्थोपैथिलिक एसिड। दो मोनोमर यूनिट्स, जब हमारे डिफरेंट मोनोमर यूनिट से हम कोई पॉलीमर बनाते हैं तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है बेटा। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है ग्लिप्टिल हमारा। ऐसे नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, नाइलॉन 62, ये हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर के ही एग्जांपल है। दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से हम पॉलीमर बना रहे हैं। लेकिन मैं पॉलीथीन की बात करूं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, या हमने नियोप्रीन बनाया विद द हेल्प ऑफ आइसोप्रीन, या हम कहें कि हमने विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया, तो ये एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। वहां पे हम एक ही मोनोमर यूनिट को रिपीट करके पॉलीमर बना रहे थे बेटा। तो ग्लिप्टिल बनाने के लिए मैंने एक मोनोमर इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, OH CH2CH2OH, और दूसरा हमने ले लिया है ऑर्थोपैथिलिक एसिड बेटा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे nth वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि मैं nth इसकी यूनिट कंबाइन कर रही हूँ और nth इसकी यूनिट कंबाइन कर रही हूँ बेटा। जब हम दोनों की nth यूनिट कंबाइन करेंगे तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है हमारा, ठीक है। तो ये कंबाइन होगा OCH2CH2O, इधर से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हमारा OH हट जाएगा, ठीक है। ये OH और ये H मिला के क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो इस तरीके से nth वाटर मॉलिक्यूल हमारे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 जब हम बनाएंगे तो हम दो मोनोमर यूनिट्स लेके चलेंगे भाई। वन इज एडिपिक एसिड एंड सेकंड इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? COH CH2 4 एंड COH बेटा, ठीक है भाई। ये होता है हमारा एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन NH2 CH2 6 टाइम एंड NH2, ये हमारा हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का फॉर्मूला है। यहाँ भी सेम रहेगा बेटा। nth वाटर मॉलिक्यूल जब हम निकालेंगे तो यहाँ से मेरा OH हट गया है, यहाँ से भी OH हट जाएगा और ये कंबाइन हो जाएंगे NH, यहाँ से मैंने H हटाया, यहाँ से OH हटाया, H2O बन जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, फिर से H2O बन जाएगा, ठीक है। तो nth वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और कंबाइन हो गया NH CH2 6, NH C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम, C डबल बॉन्ड O, nth टाइम, ठीक है बेटा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिए कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। आपको पूरी टेबल लर्न करनी है भाई। आगे हमारा टॉपिक है रबड़। इट इज ए पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ रिटर्निंग ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड इट, ठीक है बेटा। ये क्या है कि रबड़ एक ऐसा पॉलीमर है भाई जिसकी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है रिटर्न अपनी उसी पोजीशन में आने की। मतलब कि मैं अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगी बेटा तो उसकी लेंथ, शेप और साइज चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसको हटा देंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है जैसे पहले था, ठीक है। तो दो तरीके के रबड़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़ बेटा। हमारा नेचुरल रबड़ भी हमें कैसे मिलता है? ऑब्टेन एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री। रबर ट्री से हमें ये लेटेक्स की फॉर्म में मिलता है। लेटेक्स क्या होता है? एक थिक व्हाइट लिक्विड होता है बेटा, उसकी फॉर्म में हमें ये ट्री से मिलेगा।
एंड इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और नेचुरल रबड़ हमें आइसोप्रीन को जब हम बार बार जोड़ेंगे या हम ये कहें कि आइसोप्रीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें नेचुरल रबड़ मिलता है, या पॉली आइसोप्रीन मैं जिसको बोलूँ सेम ही बात है बेटा। तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन का अगर मैं आईयूपीएसी नेम बोलूँ तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1 डाई इन होता है भाई, ठीक है। ये हमारा आइसोप्रीन है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसकी nth यूनिट इस तरीके से बनेगी भाई, CH2 यहाँ आगे जुड़ेगी तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, CH CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH CH2 nth टाइम हमारा पॉली आइसोप्रीन बन गया। तो नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट्स होती हैं उसकी। एक नंबर में मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़, तो आइसोप्रीन बेटा, ठीक है। वेल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है भाई? वेल्केनाइजेशन में हम करते हैं द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ नेचुरल रबड़ विद सल्फर at 375 and 415 Kelvin to improve its property। वेल्केनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम रबड़ को सल्फर की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। मतलब कि उस नेचुरल रबड़ में हम कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर ऐड करेंगे भाई, 3.5% हम उस नेचुरल रबड़ में सल्फर ऐड करते हैं। 375 या 415 के बीच में हमारा टेम्परेचर रहेगा। और ऐसा क्यों करते हैं? इससे हमारे नेचुरल रबड़ की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो वेल्केनाइज में आपको समझ आ गया होगा कि वेल्केनाइज का मतलब है नेचुरल रबड़ में सल्फर ऐड करना, और ऐड करने का रीजन होता है क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना चाहते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है भाई? द इंक्रीज द रेट ऑफ वेल्केनाइजेशन एडिटिव सच एज जिंक ऑक्साइड आर यूज। ये कह रहा है कि मान लीजिए हम नेचुरल रबड़ में जब सल्फर ऐड कर रहे थे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको अगर हमें फास्ट करवाना है, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी उस वेल्केनाइज रबड़ को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ एडिटिव सब्सटेंस ऐड कर देंगे, लाइक जिंक ऑक्साइड यूज करेंगे उस रिएक्शन को करवाने के लिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ड्यूरिंग वेल्केनाइजेशन सल्फर फ्रॉम क्रॉस लिंक्ड एट द रिएक्शन साइट। ये कह रहा है भाई जब हम वेल्केनाइज करते हैं तो हमारा जो सल्फर होता है वो दो मोनोमर यूनिट्स के बीच में, दो हमारे जो हम आइसोप्रीन लेके चल रहे हैं उनके बीच में आके जुड़ के एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे बैकेलाइट का हमारा होता है, हमने क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पढ़ा था कि लीनियर चैन के साथ सम क्रॉस लिंक्ड होते हैं ना। तो यहाँ देखिए डायग्राम में एक बार, ये मेरा आइसोप्रीन की एक यूनिट है CH3C CH3CH CH2, इसके साथ मैंने S अटैच किया और उसके साथ फिर से वही सेम यूनिट जोड़ दी, मतलब दो सेम यूनिट को S की लिंकेज के साथ जोड़ा है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन गया है भाई। वेल्केनाइजेशन इज बेटर देन नेचुरल रबड़। ये कह रहा है वेल्केनाइज रबड़ जो होता है वो नेचुरल रबड़ से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एक उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है बेटा। इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट, जितने भी हमारे कॉमन सॉल्वेंट होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होता है। इट इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऑक्सीडेशन को भी रोकता है, इसलिए वेल्केनाइज रबड़ हमारा नेचुरल रबड़ से बेटर होता है। इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से, इनसॉल्युबल होने की वजह से कॉमन सॉल्वेंट में, और ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। अगले लेक्चर में हम सिंथेटिक रबड़ पढ़ेंगे भाई।